किसी भी अपराधी को जज के द्वारा फांसी की सजा दिए जाने की बातें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि अदालत ने एक जज को ही फांसी पर लटका दिया? ये मामला विदेश या किसी अन्य देश का नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि ये मामला हमारे देश भारत का है। करीब 44 से 45 साल पहले यह घटना हमारे देश में घटी, जिसमें एक अदालत ने एक जज को ही फांसी पर लटका दिया। उस समय यह मामला चर्चाओं का विषय बन गया। आइए जानते हैं आज के वीडियो में इस कहानी के बारे में। दरअसल ये कहानी आसाम के गुवाहाटी के रहने वाले चीफ जस्टिस उपेंद्र नाथ राजखोवा की है। एक साधारण से परिवार में जन्मे उपेंद्र बचपन से ही होशियार और मेहनती था। अपनी मेहनत और लगन के दम पर आजादी से पहले सिविल एग्जाम क्लियर कर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की पोस्टिंग प्राप्त की। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद माता पिता ने उपेंद्र की शादी असम की रहने वाली पुलूती राजखोवा से बड़ी धूमधाम से कर दी। शादी के बाद उपेंद्र और पुलूती की 3 लड़कियां पैदा हुई। बड़ी बेटी का नाम निर्मला उर्फ लीनू, दूसरे नंबर की बेटी जोनाली उर्फ लूना और सबसे छोटी वाली बेटी का नाम रूपाली उर्फ रूपलेखा था। उपेंद्र की जिंदगी पत्नी और बच्चों के साथ अच्छी तरह से गुजर रही थी। इस बीच उपेंद्र राजखोवा की असम में कई जगह तबादला होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई में बड़ी परेशानी आया करती थी, पर पति पत्नी ने जैसे तैसे इस परेशानी से मुकाबला किया और बच्चों को पढ़ाया। जब बच्चे जवान हुए तो उन्हें गुवाहाटी के एक कॉलेज में एडमिशन दिला दिया, क्योंकि उपेंद्र राजखोवा का गुवाहाटी के अंदर भी अपना घर था। कई जगहों पर पोस्टिंग होने के कारण ये अपने घर को किराए पर दे दिया करता था। उपेंद्र राजखोवा को कानून की सेवा करते हुए लंबे समय गुजर जाता है। साल 1969 में जब उनकी उम्र रिटायरमेंट की हुई तो उनकी पोस्टिंग असम के जिला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट दुबरी में हो गई। जब उपेंद्र राजखोवा दुबरी पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ दिन सर्किट हाउस में ही रहना पड़ता है, क्योंकि उनको उस समय तक सरकारी बंगला रहने के लिए नहीं मिला था। जैसे ही उन्हें सरकारी बंगला मिलता है तो उसने पत्नी और अपनी 3 बेटियों को अपने पास रहने के लिए बुला लिया। इस तरह से समय बीतता चला गया। अक्सर कर बेटियों को पढ़ाई के लिए गुवाहाटी में ही रहना पड़ता था, पर उनका आना जाना लगा रहता था। 2 फरवरी साल 1970 को उपेंद्र राजखोवा की रिटायरमेंट की तारीख थी। उसी के आसपास सरस्वती पूजा भी थी, जिसके कारण इन्होंने अपने परिवार को दुबरी अपने पास बुला लिया। परिवार के साथ रहते हुए कई दिन गुजर जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब कोई बड़ा अधिकारी रिटायर होता है तो उसे सरकार द्वारा घर को शिफ्ट करने तक सरकारी आवास में रहने की इजाजत होती है। 2 बेटियों का कॉलेज एग्जाम होने की वजह से वे दोनों गुवाहाटी चले जाते हैं। उपेंद्र राजखोवा ने अपनी बड़ी बेटी और पत्नी को यहाँ रहने के लिए रोक लिया। कई दिन गुजर जाने के बाद एक दिन उपेंद्र राजखोवा अपने माली से बाथरूम के पास लगे हुए पेड़ की टहनियों को काटने के लिए कहता है, क्योंकि पेड़ की टहनियां बाथरूम की तरफ झुक रही थी। जैसे ही माली टहनियों को काटना शुरू करता है तो उपेंद्र राजखोवा ने माली से कहा कि ये सारा पेड़ ही उखाड़ दो। माली के पूछने पर कहा कि वे यहाँ कूच बिहार से एक नया पेड़ का पौधा लाकर लगा देंगे। पेड़ उखड़ जाने से बाथरूम के पास एक गड्ढा बन गया, तो उपेंद्र ने माली के हाथों से उस गड्ढे को और भी गहरा खुदवा दिया। दूसरी तरफ उपेंद्र राजखोवा की पत्नी जब उस गड्ढे को देखती है तो उसे कुछ अजीब सा लगा। एक दिन जब जज साहब अदालत में थे तो पत्नी ने उस गड्ढे को माली के द्वारा मिट्टी से भरवा दिया। जब ये बात उपेंद्र को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने दोबारा से गड्ढे के अंदर से मिट्टी निकलवाई। इसी प्रकार से उसने रसोई के पीछे भी एक पेड़ को उखड़वा कर वहाँ भी एक ऐसा ही गड्ढा बनवा दिया। कहा कि यहाँ भी वो कूच बिहार से एक नया पेड़ का पौधा लाकर लगा देंगे। 10 फरवरी 1970 को सरस्वती पूजा वाले दिन उपेंद्र राजखोवा ने बंगले में काम करने वाले सभी नौकरों को छुट्टी दे दी। अपनी पत्नी और बेटी के साथ कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार चले गए। बाजार से कुछ सामान खरीदने के बाद परिवार वापस से अपने बंगलों पर आ जाता है। सर्दियों की रात और ज्यादा समय होने के कारण नौकर और जज उपेंद्र का परिवार जल्द ही सोने चले गए। उसी रात नौकरों ने उपेंद्र राजखोवा की पत्नी पुलूती और बड़ी बेटी निर्मला को आखिरी बार देखा। अगले दिन 11 फरवरी को सुबह होती है। घर के सारे नौकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। नौकरों ने देखा कि जज साहब की पत्नी और उसकी बेटी घर पर नहीं है। नौकरों ने जज उपेंद्र से पूछा कि साहब मालकिन कहाँ गई है। जज साहब ने जवाब दिया कि उसे रात को जरूरी फोन आ गया था, इसीलिए वे सुबह दोनों माँ बेटी रिश्तेदारों के घर चले गए हैं, क्योंकि उनका एक रिश्तेदार बीमार है।
तभी एक नौकर की नजर बाथरूम के पास बने गड्ढे पर पड़ी। नौकर ने सोचा कि कल तक ये गड्ढा खाली पड़ा हुआ था, आज ये मिट्टी से भरा हुआ है और ना ही इस पर कोई पौधा लगा है। इस पर उन्हें कुछ शक हुआ, पर ओहदे में छोटा होने के कारण उन लोगों ने जज साहब से कोई भी सवाल नहीं किया। दोपहर का समय था। नौकर बाथरूम से थोड़ी ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी उनकी नजर बाथरूम से निकलने वाले पानी पर पड़ी। पानी का रंग लाल था। नौकर तुरंत अंदर बाथरूम की तरफ भागता है। उसने देखा कि जज साहब कपड़े धो रहे थे। नौकर को बड़ा अजीब सा लगा। जज साहब को यहाँ आए इतने दिन हो गए, पर उन्होंने कभी उन्हें कपड़े धोते हुए नहीं देखा। इस पर उन्हें शक तो हुआ, पर कोई सवाल नहीं पूछा। 14 फरवरी को जज उपेंद्र राज खोवा ने गुवाहाटी अपने रिश्तेदारों के पास फोन मिलाकर कहा कि उनकी बेटियों को उनके पास दुबरी भेज दिया जाए, क्योंकि उन्होंने पूरे परिवार सहित दार्जिलिंग घूमने का प्लान बनाया है। इस पर रिश्तेदारों को भी अजीब सा लगा, क्योंकि जोनाली और रूपाली का मार्च के महीने में कॉलेज के एग्जाम थे। पर जज साहब ने कहा कि आप उन्हें जल्दी भेज दो, हमें दिल्ली निकलना है। आखिरकार 25 फरवरी को रिश्तेदारों ने जोनाली और रूपाली को दुबरी उसके पिता उपेंद्र राज खोवा के पास भेज दिया। 25 फरवरी की रात हंसी खुशी जोनाली और रूपाली के साथ उपेंद्र ने भोजन किया और रात को ही बंगले के अंदर सो गए। अगली सुबह होती है। नौकरों ने देखा कि जज साहब की 2 बेटियां घर पर नहीं हैं। इस पर उन्होंने फिर से जज साहब से पूछा कि मैम साहब कहाँ गई हैं। पर उपेंद्र ने जवाब दिया कि अचानक फोन आ गया, जिसके कारण वो अपनी माँ और बहन के पास कोकरझार चली गई है। जब नौकर और माली काम कर रहे थे तो उनकी नजर रसोई के पास खुदे हुए गड्ढे पर पड़ी। उस गड्ढे को देखकर वे हैरान रह गए। कल तक ये गड्ढा खाली था, पर आज ये मिट्टी से भरा हुआ है। इस पर नौकरों ने भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, कहा कि चलो जाने दो। इस तरह से जज उपेंद्र राज खोवा को बंगले में रहते हुए करीबन 2 महीने गुजर जाते हैं। 15 अप्रैल 1970 को उपेंद्र राज खोवा दुगरी वाले बंगले को छोड़कर आसपास के लोगों से ये कहकर निकला कि वे अपने परिवार के साथ दिल्ली जाकर रहेंगे, क्योंकि उनका परिवार दिल्ली में ही रह रहा है। इसके बाद जून 1970 में इसकी जगह एक नए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट NK चौधरी दुबरी कोर्ट का कार्यभार संभालते हैं और परिवार सहित उसी बंगले में रहने लगा। इस तरह से समय गुजरने लगा। वहीं दूसरी तरफ मई के महीने में उपेंद्र राज खोवा के अर्दली जयप्रकाश की मुलाकात सिलीगुड़ी में उपेंद्र राज खोवा से हो गई। उन दोनों के बीच बातचीत हुई। इस पर उपेंद्र ने कहा कि वह सिलीगुड़ी के सिवाय होटल में रुका हुआ है और ये बात तुम किसी और को मत बताना। वहीं दूसरी तरफ अपनी बहन पुलुती राज खोवा की कई महीनों से कोई खैर खबर न मिलने की वजह से भ्राता शर्मा को अपनी बहन और उसके परिवार की चिंता सताने लगी। भ्राता शर्मा उस समय असम के डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट पर तैनात थे। इस बीच उन्होंने कई बार अपनी बहन और भांजियों को लेकर उपेंद्र राज खोवा से भी बात की, पर वो कोई न कोई बहाना बनाकर टालता रहा। इस पर भ्राता शर्मा ने अपनी बहन के परिवार के बारे में कई बार जाँच की, पर जांच का कोई भी नतीजा नहीं निकला। थक हार कर मई 1970 में दुबरी पहुंच गया। उसने वहां के तत्कालीन जज NK चौधरी से बात की, पर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि उनके बारे में उनके पास कोई भी जानकारी नहीं है। भ्राता शर्मा ने बंगले में रहने वाले नौकरों से भी पूछताछ की, पर पूछताछ का कोई भी नतीजा नहीं निकला। इसके बाद वे कोर्ट के स्टाफ से भी पूछताछ करता है। वहाँ उनकी मुलाकात जयप्रकाश से हो जाती है। भ्राता शर्मा ने जयप्रकाश को बताया कि उनकी बहन और उसके परिवार के बारे में कई महीनों से कुछ भी पता नहीं है। उन्हें डर है कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी घटना नहीं घटी हो। इस पर जयप्रकाश सिलीगुड़ी के उस होटल सिवाय का पता बता देता है जिसमें उपेंद्र राज खोवा रुके हुए थे। भ्राता शर्मा सिलीगुड़ी की लोकल पुलिस से संपर्क कर सिवाय होटल में पहुंच जाता है। होटल के रजिस्टर से पता चला कि उपेंद्र राज खोवा रूम नंबर 3 में रुके हुए हैं। जब पुलिस दरवाजा खटखटाती है तो जज साहब ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके सामने पुलिस और उसका साला भ्राता शर्मा खड़े हुए थे। जब पुलिस उपेंद्र राज खोवा से उसके परिवार के बारे में पूछती है तो उसने कई बहाने बनाए। कभी वो परिवार को दिल्ली बताता है तो कभी कोकरझार। इस तरह से पुलिस के सामने बहाना बनाता रहा, पर अंत में उसकी चोरी पकड़ी गई। इस पर उपेंद्र राज खोवा ने कहा कि चलो ठीक है, वे सब कुछ बताता है, पर वो कागज पर लिखकर बताएगा। उसने कागज पर आसामी भाषा में लिखना शुरू कर दिया। उसमें लिखा था कि 10 फरवरी 1970 की रात को उनकी पत्नी पुलुती राज खोवा की बाथरूम में पैर फिसलकर सिर
दीवार से टकराकर मौत हो गई। बड़ी बेटी अपनी मां की मौत देखकर सदमे में आ गई, जिसके कारण उसने नींद की गोलियों का ओवरडोज लेकर आत्महत्या कर ली और अगली सुबह उनकी लाश को उसने ब्रह्मपुत्र नदी के पास ले जाकर फेंक दिया। उसके बाद पुलिस कहती है कि चलो ठीक है, पर तुम्हारी 2 बेटियां कहां पर हैं? इस पर जज उपेंद्र राज खोवा ने बताया कि 25 फरवरी को वे अपनी दोनों बेटियों को लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे चले गए। जब उन्होंने उनकी मां और बहन की मौत के बारे में उन्हें बताया तो ये सदमा वो सहन नहीं कर सकी और दोनों बहनों ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद पुलिस ने जज से कहा कि वे ये सब बात कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने कह दें। जज उपेंद्र तैयार हो गया, कहा कि वे कपड़े चेंज कर उनके साथ चलने के लिए तैयार है और कपड़े बदलने के लिए बाथरूम के अंदर चला गया। जब उपेंद्र को बाथरूम में गए बहुत समय बीत गया तो पुलिस को कुछ अनहोनी होने का शक हुआ। उन्होंने तुरंत बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर देखा कि उपेंद्र राज खोवा ने चाकू से अपने पेट पर वार कर घायल अवस्था में पड़ा है। पुलिस ने तुरंत जज उपेंद्र को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। करीब 9 अगस्त 1970 को जब जज साहब बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। जज साहब ने कबूल किया कि उसने ही अपनी पत्नी और 3 बेटियों का कत्ल किया है। ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो गए। पुलिस ने कहा कि यदि तुम सच बोल रहे हो तो बॉडी कहाँ पर है? इसके बाद जज उपेंद्र राज खोवा ने बताया कि उसने बंगले की रसोई और बाथरूम के पास बने गड्ढों के अंदर लाश को दफन कर दिया। 11 अगस्त 1970 को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दुगरी के बंगले पहुंचकर खुदाई शुरू कर दी। पुलिस को खुदाई करते हुए वहां पर 4 नरकंकाल मिले। पुलिस की जांच से पता चला कि उपेंद्र राज खोवा के इस हत्याकांड में एक अर्दली भी शामिल था। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। जब जज उपेंद्र कुशवाहा द्वारा अपने परिवार की हत्या की बात आसपास के लोगों को पता चली तो उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मासूम से दिखने वाले 60 साल के जज ने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद चीफ जस्टिस उपेंद्र नाथ राज खोवा को दुगरी की ही एक जेल में भेज दिया गया। इस केस की सुनवाई के लिए सरकार ने स्पेशल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की, क्योंकि ये मामला एक जज का था। पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल कर दिया। कोर्ट ने तय किया कि 13 नवंबर 1972 को इस केस का ट्रायल शुरू होगा, पर 12 नवंबर की रात को ही जज उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे ठीक होने में कई महीने लग गए। 27 जनवरी 1973 को ट्रायल कोर्ट ने जज उपेंद्र कुशवाहा को मौत की सजा सुनाई। इसके बाद जज साहब ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपील की। करीब 1 साल चले मुकदमे में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी मई 1974 में फांसी के फैसले को बरकरार रखा। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी 1975 में इसी फांसी की सजा को बरकरार रखा। तीनों ही जजमेंटों में एक बात कॉमन थी, जिस शख्स ने न्याय की कुर्सी पर बैठकर इतने लंबे समय तक कानून की सेवा की, जो पूरी तरह से कानून की बारीकियों से वाकिफ था, वे इस प्रकार की हत्या को अंजाम कैसे दे सकता है? कोर्ट का मानना है कि उपेंद्र नाथ राज खोवा ने इन हत्याओं को जानबूझकर अंजाम दिया। इसीलिए ऐसे शख्स को फांसी की सजा होनी जरूरी है, ताकि समाज इससे कुछ सीखे। भविष्य में चाहे कितने ही बड़े पद पर कोई भी अधिकारी हो, यदि वे कानून का उल्लंघन करेगा या कोई जघन्य अपराध करेगा तो कानून उसे सख्त से सख्त सजा देगा। इसके बाद जज उपेंद्र नाथ राज खोवा ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका की अर्जी लगाई, पर राष्ट्रपति ने भी 1976 में जज साहब पर कोई दया न दिखाते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा और उसकी मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया। 14 फरवरी 1976 शनिवार के दिन जोराहट जेल में सुबह करीब 6 बजे जज उपेंद्र नाथ राज खोवा को फांसी पर लटका दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जब ये कहानी सामने आई तो जज एन श्रीवास्तव ने उस बंगले को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। लगभग 35 से 40 साल तक ये बंगलो वीरान पड़ा रहा। लोगों का मानना है कि इस बंगले के अंदर आत्माओं का साया है, इसीलिए इस बंगले को भूतिया बंगला भी कहा जाता है। साल 2010 में इस बंगले को तोड़कर वहां पर जुडिशल की एक नई बिल्डिंग बनाई गई। इस केस की बात करें तो इसमें मुजरिम ने हत्या की बात भी कबूल की। पुलिस ने लाशों को भी बरामद किया
पर इस केस के अंदर जज उपेंद्र राज खोवा के खिलाफ ना तो कोई गवाह था और ना ही किसी ने उसे कत्ल करते हुए देखा। पुलिस के सामने आज भी ऐसे कई सवाल हैं जिनके बारे में पुलिस आज तक भी पता नहीं लगा सकी। आखिरकार उपेंद्र नाथ राज खोवा ने अपने परिवार की हत्या क्यों की? ये राज केवल 5 लोग जानते थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। एक खुद उपेंद्र नाथ राज खोवा, दूसरी उसकी पत्नी और उनकी 3 बेटियों के अलावा आज तक किसी को भी नहीं पता कि उपेंद्र नाथ राज खोवा ने किस वजह से अपने परिवार की हत्या की। आजाद हिंदुस्तान में करीब 75 से 76 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी जज को फांसी की सजा नहीं हुई है। सूत्रों की माने तो आज तक विश्व में किसी भी जज को फांसी की सजा नहीं हुई है। ये मामला इकलौता भारत देश में आया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। शुक्रिया।